नमस्कार। आपने फिल्मों में या कहानियों में तो जरूर देखा होगा कि मौत के बाद शरीर अकड़ जाता है, एकदम सख्त। पर कभी सोचा है ऐसा होता क्यों है? असल में इस प्रोसेस को कहते हैं रिगर मोर्टिस, और आज हम इसी के पीछे का साइंस बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मौत के बाद शरीर में ये अकड़न आती ही क्यों है। इसका जवाब पता है कहाँ है? हमारे शरीर के अंदर, हमारी मांसपेशियों की छोटी छोटी कोशिकाओं में। वहां चल रही एक बड़ी ही दिलचस्प बायोकेमिकल कहानी में। तो चलिए, सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि ये रिगर मोर्टिस चीज़ क्या है। ये आप कह सकते हैं कि मौत के बाद शरीर में जो भी बदलाव आते हैं ना, उनमें से एक सबसे ज़रूरी और सबसे पहले दिखने वाला बदलाव है, जिसे हम आम भाषा में मौत की अकड़न भी कहते हैं। अगर थोड़ा टेक्निकली बोले तो रिगर मोर्टिस एक फिजिको-केमिकल चेंज है। मतलब एक ऐसा बदलाव जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों शामिल हैं। होता क्या है कि मौत के बाद शरीर की सारी मांसपेशियां सख्त, एकदम कठोर हो जाती हैं और कभी-कभी तो थोड़ी सिकुड़ भी जाती हैं। देखिए, ये कोई जादू या रहस्य नहीं है, बल्कि हमारे शरीर के अंदर की एनर्जी जब पूरी तरह खत्म हो जाती है तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, तो अब इस अकड़न की असली जड़ तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा जूम इन करना पड़ेगा, एकदम हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं के लेवल पर। क्योंकि ये जो अकड़न है ना, ये असल में मांसपेशियों के अंदर लगा हुआ एक आखिरी और परमानेंट ताला है। इस पूरी कहानी का जो मेन हीरो है वो है एटीपी, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आप इसे हमारे शरीर की एनर्जी करेंसी समझ लीजिए। जैसे हमारी जेब में पैसे होते हैं ना, वैसे ही। और यहाँ एक बहुत मजेदार बात है, हम सब सोचते हैं कि मांसपेशियों को सिर्फ सिकुड़ने, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एनर्जी चाहिए, पर सच तो ये है कि उन्हें सिकुड़ने के बाद वापस रिलैक्स होने के लिए भी एटीपी की जरूरत पड़ती है ना? कमाल की बात। अच्छा, कहानी में दो और किरदार हैं, एक्टिन और मायोसिन। ये दो तरह के प्रोटीन हैं जो धागों की तरह हमारी मांसपेशियों के अंदर फैले होते हैं। जब ये दोनों धागे एक दूसरे से जुड़ते हैं तो मांसपेशी सिकुड़ जाती है। बस हम जो भी हिलते डुलते हैं, चलते फिरते हैं, उन सब के पीछे यही एक्शन हो रहा होता है। तो फिर सवाल यह है कि ये आखिरी ताला लगता कैसे है। देखिए, मौत के बाद शरीर में एटीपी, जो हमारी एनर्जी है, वो बननी बंद हो जाती है। अब एटीपी के बिना कोशिकाओं से कैल्शियम आयंस निकलकर मांसपेशियों में भरने लगते हैं। ये कैल्शियम क्या करता है? ये एक्टिन और मायोसिन को जबरदस्ती एक दूसरे से जोड़ देता है। बस यही है ताला लगने का प्रोसेस। जब तक हम जिंदा हैं, एटीपी एक चाबी की तरह काम करता है, जो इस ताले को खोलता रहता है और मांसपेशियों को रिलैक्स करता है। पर मौत के बाद जब कोई एटीपी यानी कोई चाबी बची ही नहीं, तो ये ताला हमेशा के लिए बंद हो जाता है और इसी परमानेंट लॉक की वजह से मांसपेशियां अकड़ जाती हैं। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि सेल के अंदर क्या खेल चल रहा है। पर अब सवाल ये उठता है कि क्या ये अकड़न पूरे शरीर में एक साथ, एक ही झटके में आ जाती है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तय क्रम, एक पैटर्न में पूरे शरीर में फैलती है। और इस पैटर्न को साइंस की भाषा में कहते हैं नाइस्टिन का नियम। ये एक क्लासिक रूल है जो बताता है कि रिगर मोर्टिस आमतौर पर शरीर में ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, मतलब सिर से शुरू होकर पैरों की उंगलियों तक। इसका जो रास्ता है वो कुछ ऐसा है। सबसे पहले ये उन मांसपेशियों में शुरू होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, जैसे हमारा दिल। इसके बाद बारी आती है सबसे छोटी मांसपेशियों की, जैसे हमारी पलकें, गर्दन और निचला जबड़ा। फिर वहां से ये चेहरे, छाती और हाथों में फैलता है, फिर पेट और टांगों तक पहुंचता है, और सबसे आखिर में ये हमारी उंगलियों और पैर के अंगूठों की नन्ही मांसपेशियों को जकड़ लेता है। अच्छा, अब जरा इसके टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। ये भी काफी हद तक फिक्स होता है। आमतौर पर मौत के 1 से 4 घंटे के अंदर ये अकड़न शुरू हो जाती है। फिर करीब 12 घंटे लगते हैं इसे पूरे शरीर में फैलने में। ये अकड़न लगभग 18 से 36 घंटे तक शरीर में बनी रहती है। और उसके बाद जैसे जैसे बॉडी डिकम्पोज होना शुरू होती है, ये अकड़न भी अपने आप खत्म होने लगती है और मांसपेशियां फिर से नरम पड़ जाती हैं। ये टाइमलाइन सुनने में तो बड़ी सटीक लगती है ना? लेकिन इसके बावजूद फोरेंसिक साइंस में रिगर मोर्टिस को एक भरोसेमंद घड़ी नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि ऐसी कई चीजें हैं जो इस घड़ी की सुई को कभी तेज तो कभी धीमा कर सकती हैं। तो सोचिए, एक इन्वेस्टिगेटर के लिए ये कितना मुश्किल होता होगा। उन्हें बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, जैसे कि उम्र। बच्चों और बुजुर्गों में ये बहुत तेजी से आता है और जल्दी चला भी जाता है। या फिर शरीर की हालत। अगर कोई मरने से ठीक पहले बहुत दौड़ा भागा हो तो थकी हुई मांसपेशियों में ये जल्दी शुरू हो जाएगा,
कुछ बीमारियां या हिंसक मौतें भी इसकी रफ्तार बढ़ा देती हैं। और हाँ, सबसे बड़ा फैक्टर है मौसम। गर्मी में अकड़न जल्दी आती है, जबकि ठंड में ये देर से शुरू होती है और ज़्यादा देर तक बनी रहती है। यहाँ एक और ज़रूरी सवाल खड़ा होता है, क्या शरीर में होने वाली हर अकड़न रिगर मॉर्टिस ही है? फॉरेंसिक साइंस में ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ और कंडीशंस भी हैं जो बिल्कुल रिगर मॉर्टिस जैसा ही धोखा दे सकती हैं। ऐसी एक कंडीशन है कैडावरिक स्पैज्म। अब दोनों में फ़र्क समझना ज़रूरी है। सबसे बड़ा फ़र्क है टाइम का। रिगर मॉर्टिस मौत के कुछ घंटों बाद आता है, जबकि कैडावरिक स्पैज्म मौत के उसी पल इंस्टेंटेनियसली हो जाता है। दूसरा, रिगर मॉर्टिस पूरे शरीर की मांसपेशियों में होता है, जबकि ये स्पैज्म अक्सर बस कुछ ही मसल्स में होता है, जैसे हाथ की मुट्ठी भिंच जाना। और जांच के लिए सबसे ज़रूरी बात, रिगर मॉर्टिस मौत के समय का अंदाज़ा देता है, वहीं कैडावरिक स्पैज्म मौत के तरीके या इंसान के आखिरी एक्शन का सुराग दे सकता है। इसके अलावा दो और चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंड। हीट स्टिफनिंग तब होती है जब बॉडी बहुत हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में आती है, जैसे आग। इसमें मसल्स के प्रोटीन पक जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अंडा उबालने पर सख्त हो जाता है। और दूसरी तरफ है कोल्ड स्टिफनिंग, जो तब होती है जब कड़ाके की ठंड में शरीर के अंदर के लिक्विड्स ही जम जाते हैं। तो इतनी सारी बातें समझने के बाद अब हम आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि आखिर एक इन्वेस्टिगेटर के लिए सुराग के तौर पर रिगर मॉर्टिस की असली कीमत क्या है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी अहमियत बस एक लाइन में है। ये मौत के वक्त शरीर की पोजीशन बताता है। जी हाँ, टाइम से भी ज़्यादा ज़रूरी। ये शरीर की आखिरी पोजीशन को हमेशा के लिए रिकॉर्ड कर लेता है, जैसे पत्थर पर कोई लकीर खींच दी हो। इसका मतलब क्या हुआ? सोचिए, अगर किसी की मौत कुर्सी पर बैठे बैठे हुई और शरीर उसी पोजीशन में अकड़ गया, अब अगर कोई उस बॉडी को उठाकर बिस्तर पर लिटा दे तो भी शरीर बैठने वाली पोजीशन में ही अकड़ा रहेगा। ये एक इन्वेस्टिगेटर के लिए बहुत बड़ा क्लू है। ये साफ साफ बताता है कि मौत के बाद बॉडी को हिलाया गया है और क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ हुई है। ये मौत के उस पल की एक तस्वीर है जो समय के साथ जम गई है। तो अंत में बस यही सवाल रह जाता है, अगर हर शरीर मौत के बाद एक कहानी सुनाता है, तो रिगर मॉर्टिस उस कहानी का कौन सा पन्ना है? शायद ये वो पन्ना है जो वक्त के एक लम्हे को फ्रीज कर देता है, जो शरीर की आखिरी सच्चाई को बयान करता है, और जो सच सामने लाने में एक खामोश लेकिन सबसे ताकतवर गवाह बन जाता है।